Assalamu alaikum, dear students. So this is basically introduction of another chapter of yours for your finishing touch, that 2023, and the chapter which is very important for your entrance. आप सब जानते हैं that is EM waves. ठीक है, EM waves जो है पिछले साल अगर आप 2022 की बात करें, दो क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए थे. दो क्वेश्चंस मतलब होता है 8 मार्क्स. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और अगर आप जो है स्कोरिंग चैप्टर्स पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में, तो आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो सकता है. तो उनमें से ये चैप्टर भी काउंट होता है, क्योंकि बहुत कम मेहनत से आप जो है अपने दो या एक क्वेश्चन जो है सिक्योर कर सकते हो. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थोड़ी थ्योरी भी मैंने रखी है. तो दैट एज पर मैक्सवेल, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स साइनोसोडियली एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव. तो मैंने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल दैट EM वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर आर साइनोसोडियल वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है ये राइट एंगल टू ईच अदर है और आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. और ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं फिजिक्स में, ट्रांसवर्स वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव. अगर आप ये डायग्राम में देख लेंगे, ये देख लीजिए आप, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये जो आपका ये जो कलर आपको दिख रहा है नियॉन कलर, तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है. तो इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है. ये जो वर्टिकल प्लेन है इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है. साइनोसोडियल वेरिएशन दिख रहा है आपको, क्योंकि साइन करूं मैं आपको ये जो है प्रेजेंट किया गया है. और उसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो ये है. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है. तो दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव. एंड पहले ही हम लिखते हैं दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्चुअली मेड अप ऑफ two things. One is electric field component and magnetic field component. They are mutually perpendicular to each other as well as to the direction of propagation of the wave. इसी वजह से हम इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. अब ये ट्रांसवर्स वेव तो है, बट इट्स अ प्रोपगेटिंग वेव. ट्रांसवर्स प्रोपगेटिंग वेव हम कहते हैं इसको. ये प्रोपगेट करती है, तो स्पेस प्लेस एंड टाइम में ये प्रोपगेट करती है. जब प्रोपगेट करती है तो आपने वेव्स में पढ़ा होगा क्लास 11th के असेसमेंट वेव्स में, जो प्रोपगेटिंग वेव्स होती है ना, उनका इक्वेशन जो होता है, जो जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है, तो वो होता है y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, या a sin that omega t minus kx. तो ये है आपके प्रोपगेटिंग ट्रांसवर्स वेव्स का इक्वेशन, y is equal to a sin kx minus omega t. अब चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक ट्रांसवर्स प्रोपगेटिंग वेव है और ये बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की. तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है. तो ये दोनों जो है इनका जो इक्वेशन का नेचर होना चाहिए वो इसी जैसा होना चाहिए. तो मैंने वही लिखा. इक्वेशन नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इज E is equal to E naught sin kx minus omega t. बिल्कुल सेम इक्वेशन. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ये E naught हो गया पीक वैल्यू, जैसे यहाँ A होता है एम्पलीट्यूड, फिर sin kx minus omega t एज इट इज प्रोपगेटिंग वेव का इक्वेशन है. इसी तरह इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दूसरा होता है और वो B is equal to B naught sin kx minus omega t. जो B naught है ये पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का. तो दीज इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोपगेटिंग वेव्स की इक्वेशंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके जो है कंस्टिट्यूएंट्स है इस वेव के. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ये हो गया. इसमें E नॉट और B नॉट जो है ये पीक वैल्यूज है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के. और यहां इन दो इक्वेशन से एक चीज क्लियर हुई जो हम प्रॉपर्टीज में क्लास 12th में पढ़ाते हैं, बट यहां एंट्रेंस में एज इट इज पूछा जाता है कि यहां से ऑनवर्ड्स इन दोनों का फेज सेम है. इसीलिए देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. जब एंट्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है कि गलत लिखा है दैट व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ एन EM वेव, द आंसर शुड बी 0. बच्चा वहां 90 इसलिए लिखता है क्योंकि उसने पढ़ा होता है, जो मैंने पहले ही पढ़ाया, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इज सम डिफरेंट स्टोरी. दे आर परपेंडिकुलर बट द फेज डिफरेंस, देयर स्टार्ट, देयर ओरिजिन इज फ्रॉम द सेम पॉइंट. दैट इज व्हाई देयर इज नो फेज डिफरेंस. इसलिए यहां पे भी sin kx minus omega t और यहां पे भी sin kx minus omega t. दिस कंफर्म्स दैट इन EM वेव्स देयर इज नो फेज डिफरेंस. ये आप याद रखेंगे क्यों, एज इट इज ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, नो फेज डिफरेंस. आप किसी भी टेस्ट में बैठो तो ये ऑब्जेक्टिव आप एनकाउंटर करोगे हमेशा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में कोई फेज डिफरेंस है. तो आंसर इज जस्ट नो. सर व्हाई नो? क्योंकि ये जो है इन इक्वेशन से ही क्लियर हुआ, ये इक्वेशन से ही क्लियर हुआ कि इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है. सर फिर ये तो 90 डिग्री आपने जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बट दे आर
origin is same, they start from the same point, that's why no phase difference, very important. तो इसमें आप लिखेंगे 0 डिग्री जो है इसका phase difference है, phase difference, there is no phase difference, they are mutually perpendicular is a different story. तो ये हो गया आपका EM waves का concept कि ये sinusoidal variation है as per Maxwell electric field और magnetic field का, such that they are those variations are जो sinusoidal variations they are mutually perpendicular to each other and also to the direction of propagation of the wave. मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, तो आपका जो वेव है वो नेसेसरली x एक्सिस में प्रोपोगेट होगा। ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। फिर मैंने बोला ये ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव है, और ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव्स का जनरलाइज्ड इक्वेशन ये होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इक्वेशन ऐसा ही डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसा ही डेवलप इक्वेशन हुआ। इसमें E नॉट और B नॉट जो है पीक वैल्यूज है, और इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, नो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो ये हो गया आपका पहला हेडिंग। उसके बाद बच्चे, उसके बाद इसमें मैंने जो रखा है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज के नाम पे कुछ इक्वेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहली बात यह है कि अगर आपको EM वेव का स्पीड निकालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर आपको स्पीड निकालना है, मैं स्लाइड भी साथ ऐड करूंगा और ये स्लाइड पूरी एक्सप्लेन करूंगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो होता है वो होता है c इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट बच्चों ये वैक्यूम में होता है, इतना मैक्सिमम स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिर्फ वैक्यूम में होता है। और ऑब्टेन कैसे होता है? इट इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के बाद याद रखेंगे जो इक्वेशन में पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेशन में जो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में जो इनका रेशो है वही आता है 3 × 10⁸, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। मैं यहां पे लिख के रखूं इन वैक्यूम वेयर देयर इज नो हिंड्रेंस फॉर द वेव टू मूव। तो ये है स्पीड, और यही होता है बराबर 1/√μ0 ε0, where μ0 is called as permeability of free space, not means free space, and ε0 is called as permittivity of free space। permittivity आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनकाउंटर किया और permeability आपने मैग्नेटिज्म में ही एनकाउंटर किया, और इसी लेक्चर सीरीज में जो मैं पिछले दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है 3 × 10⁸ c के बराबर, E0/B0 के बराबर 1/√μ0 ε0। अगर इसमें आप वैल्यूज ड्रॉप करो तब भी वो यही आएगा, इसमें वैल्यूज ड्रॉप करो पीक वैल्यूज तब भी यही आएगा। और एंट्रेंस में एज इट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन आपका एक चैप्टर है जो क्लास 11 का पहला चैप्टर है, तो हमसे एंट्रेंस में वो कभी पूछता है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E/B, वेयर E इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चा आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन निकालना चाहता है और फिर मैग्नेटिक फील्ड के और फिर छोड़ देता है, तो याद रखो बच्चों ये तो E/B है, और E/B तो स्पीड के बराबर है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला स्पीड के बराबर आना चाहिए, और वो होना चाहिए m0 L1t-1, क्योंकि स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम इट इज L1t-1, और ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। और इसका यूनिट अगर वो पूछ ले तो ये मीटर पर सेकंड, वही हो गया ना L1t-1। तो ये चीज आप याद रखोगे। तो पहला जो बुलेट मैंने यहां पे बना दिया है वो यही है दैट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। बट इस बार अगर आप 2022 का क्वेश्चन देखोगे, 2022 का क्वेश्चन देखोगे तो हमसे पूछा गया था स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन सम अदर मीडियम अदर देन वैक्यूम। तो अदर मीडियम में अगर हमें स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना है तो इक्वेशन होता है बराबर v मीडियम इज इक्वल दिस। तो मैं आपको यहां पे ये समझाता हूं इसका क्या मतलब है। तो अगर मीडियम में हमें स्पीड निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो नेसेसरली जो है c से कम होगा, क्योंकि मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमने देखा ये स्पीड जो है ये 1/√, देख लीजिए आप यहां पे आपका μ0 है, तो यहां पे आपका जो है इट इज रिलेटिव परमेबिलिटी, इट इज μ0 μr मल्टीप्लाई हो जाता है इसको रिलेटिव परमेबिलिटी, एंड इट इज ε0 तो यहां पे भी मैंने वही लिखा है, देखिए μr μ0 ε0 2022 का क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे लिख के रखूं नीट 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। मीडियम में स्पीड होती है, मीडियम में स्पीड एक्चुअली होती है, तो मैं यहां पे फिर से लिखूं इट इज एक्चुअली 1/√μ into epsilon। सीधी सी बात है, where mu is called as permeability of medium and epsilon is called as permittivity of medium। यहां पे वैक्यूम में जो था तो ये permeability of free space and permittivity of free space, मीडियम में आ गए तो permeability of medium आ जाएगा and permittivity of medium आ जाएगा। बट permeability of medium जो है वो permeability of free space multiplied by relative permeability होता है। इसी तरह permittivity of medium होता है permittivity of free space and that relative permittivity of that जो है medium।
तो ये हो गया आपका मीडियम वाला इक्वेशन। एक्चुअली ये था पहला स्टेप, यही आप याद रखेंगे। यहां म्यू और एप्सिलॉन आएगा, फ्री स्पेस में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में म्यू और एप्सिलॉन, और फिर म्यू खुद होता है म्यू नॉट म्यू आर, ये आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, और एप्सिलॉन होता है बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। फिर मुझे बोलो आप ये 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो सी के बराबर है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं दैट मीडियम में जो स्पीड है, मीडियम में जो स्पीड है तो 1/रूट ऑफ इसमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो सी के बराबर है, तो मैं लिखूंगा सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ये है नीट 2022 का क्वेश्चन, और बिल्कुल यही फॉर्मूला ही पूछा गया था, और आपको 4 नंबर जो है वो चाहता था कि आपको मिले, क्योंकि इक्वेशन सीधे दी थी। मैंने इस पे न्यूमेरिकल भी रखा है, और ये न्यूमेरिकल बहुत अर्ली किसी एंट्रेंस में पूछा भी गया है, तो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वही चीजें मिलती है जो बिल्कुल बच्चे आपके रेफरेंसेस में है, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स घर में प्रैक्टिस किए होते हैं, तो उन्हीं पे या तो फॉर्मूला पूछा जाएगा या आपको न्यूमेरिकल बना के। तो 2022 का ये क्वेश्चन था कि मीडियम में क्या स्पीड है। वैक्यूम में तो सबको पता होता है, बट 2022 में उसने चेंज कर दिया, उसने पूछा मीडियम में क्या स्पीड है, तो ये है आपका मीडियम वाला स्पीड। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन भी क्लियर। तो वही मैंने लिखा है, देख लीजिए, मीडियम वाली जो स्पीड है, मीडियम वाली जो स्पीड है बच्चों, ये मैंने यहाँ पे जो है फिर से लिख दिया, मीडियम वाली स्पीड जो है सी डिवाइडेड बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। तो ये आपका ये हो गया, और फिर याद रखेंगे, फिर आप याद रखेंगे, इस स्लाइड में मैं ऐड कर दूंगा, हम पीछे जाएंगे इसमें, जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया बच्चे, यहाँ पे एक स्लाइड जो है, ये छोड़ दीजिए आप, ये स्लाइड हमने डिस्कस की। अब आप देख लीजिए, आपने लाइट में, जब आप लाइट पढ़ते हो, ऑप्टिक्स पढ़ते हो, तो ऑप्टिक्स में एक चीज पढ़ी होती है दैट म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल सी बाई वी, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बराबर सी बाई वी, या वी होता है सी बाई म्यू, तो वी होता है बराबर सी डिवाइडेड बाई म्यू। ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्लास 10th में, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या वी होता है बराबर सी बाई म्यू। अगर आप इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करो तो ये तो मीडियम वाली स्पीड ही है, तो मीडियम वाली स्पीड है सी डिवाइडेड बाय म्यू, और यहां मीडियम वाली स्पीड सी डिवाइडेड बाय दिस थिंग है। तो म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th और 12th में, तो यहां सी और सी मैच कर गया, मीडियम और वी मीडियम मैच कर गया, तो यहां म्यू है, और यहां पे आपका रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिला। आज के बाद याद रखोगे, आपका जो म्यू है, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हो, ये होता है बराबर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो आज के बाद याद रखना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, वो एक्चुअली रूट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ये म्यू इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये जो म्यू है आपका, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जबकि ये म्यू आर जो है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी मैग्नेटिज्म की क्वांटिटी है, और एप्सिलॉन आर आपका रिलेटिव परमिटिविटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस यहां डेवलप हो रहा है, जो मैंने अपनी स्लाइड में जो है यहां पे देख लीजिए। ये आपका V मीडियम जो है आपका C बाई म्यू है, वेयर म्यू इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और याद रखना, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बराबर, ये होता है रूट ऑफ दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां पे देख लीजिए, यहां मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस रूट ऑफ म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। फिर और एक चीज है, ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है बराबर ई नॉट, प्रोपेगेटिंग वेव का इक्वेशन ही होता है साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, या मैंने आपको बी भी पढ़ा दिया, इट इज बी नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, नो फेज डिफरेंस, वो तो पूरा हमने एक्सप्लेन किया। अब इस इक्वेशन में आप यहां से अगर आप इस ओमेगा को के से डिवाइड करो, या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड से उठा के ओमेगा को के से डिवाइड करोगे, तो ये ओमेगा बाई के भी आपको स्पीड देगा। हम इसको डायमेंशनली प्रूव कर सकते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से प्रूव कर सकते हैं कि ये ओमेगा डिवाइडेड बाई के भी आपको स्पीड देगा। तो वही मैंने लिखा है, v इज इक्वल ओमेगा बाई के इज आल्सो इक्वल द स्पीड। और कभी कभी इन पे भी हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मिलते हैं कि आपको इक्वेशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, फिर बोलता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकालो, तो आपको ओमेगा बाई के भी स्पीड देगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये ओमेगा बाई के निकालोगे, आप ओमेगा बाई के आप जब निकालोगे, या तो ये सी के बराबर होगा, दैट इज 3 × 10⁸, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि वो वेव तब वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रही है। तो अगर ओमेगा बाई के हमें स्पीड
स्पीड देता है और वो ओमेगा के न्यूमेरिकल में करने पे आपका वो वैल्यू 3 × 10⁸ आता है। इससे कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में मूव कर रहा है। बट अगर ओमेगा के लेस देन 3 × 10⁸, क्योंकि ज्यादा आ नहीं सकता, अगर लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से आया तो उससे कंफर्म होता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में नहीं मूव कर रहा है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी और मीडियम में मूव कर रहा है जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। वही मैंने लिखा है v = ω/k, इट कैन बी और कैन नॉट बी इक्वल टू c। ये है इसका मतलब, और बहुत कम बच्चों को ये भी पता होता है कि ω/k भी स्पीड देता है, बट ये एक टूल बनता है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये कंफर्म करने के लिए कि वेव वैक्यूम में चल रही है या किसी और मीडियम में। तो वैक्यूम में कब चल रही है सर? अगर ω/k का वैल्यू जो है 3 × 10⁸ आपके पास आ जाता है तो वैक्यूम कंफर्म हो गया। बट अगर ω/k का वैल्यू 3 × 10⁸ से कम आता है तो उस वक्त आपकी वेव जो है वो वैक्यूम में नहीं किसी और मीडियम में चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, अगर आप ये करके जाओगे आई गारंटी यू कि आपका जो क्वेश्चन है वो EM वेव से गलत नहीं होगा। उसके बाद जो है और एक स्लाइड है यहाँ पे, दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर। ये भी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, एज इट इज एक एंट्रेंस में डायरेक्टली पूछा गया है पॉइंटिंग वेक्टर। अब ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर नथिंग बच्चों, ये एक आसान चीज है। पॉइंटिंग वेक्टर सिंपली गिव्स अस एन आइडिया ऑफ दैट एनर्जी प्रोपगेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर आपसे कोई पूछे पॉइंटिंग वेक्टर क्या देता है तो आप बोलना ये हमें देता है एनर्जी प्रोपगेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये है पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन। मतलब अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से गुजर रही है तो वो कितना एनर्जी कैरी कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो हमें आपका पॉइंटिंग वेक्टर देता है। और अगर अब आप देखोगे एनर्जी का यूनिट जो है वो होता है जूल, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, डिवाइडेड बाय एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय टाइम का हो गया सेकंड। बट जूल पर सेकंड होता है बराबर पावर, एंड पावर इज वाट। तो ये इसका यूनिट भी एंट्रेंस में एज इट इज पूछा जा सकता है, वाट बाय मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये है पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन। तो पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली आपको इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है, क्योंकि ये है पावर है ना, जूल बाय सेकंड इज पावर बाय मीटर स्क्वायर, पावर बाय एरिया ही तो हम इंटेंसिटी हम कहते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर हमें एक्चुअली इंटेंसिटी का आइडिया देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, बट हम इससे इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम इससे और कुछ काम करते हैं। हम पॉइंटिंग वेक्टर से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आइडिया लगाते हैं। वो कैसे, वो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। फिलहाल आप याद रखो पॉइंटिंग वेक्टर सिंपली गिव्स अस एनर्जी प्रोपगेटेड बाय एन EM वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट हो गया जूल बाय मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, जूल बाय सेकंड, वाट बाय मीटर स्क्वायर, वही मैंने लिखा है, इसका यूनिट हो गया वाट बाय मीटर स्क्वायर। और पॉइंटिंग वेक्टर का जो इक्वेशन है वो आप याद रखेंगे, ये होता है बराबर 1/μ0, इट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड देन इट इज E क्रॉस B। E क्रॉस B ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और याद रखना आज के बाद ये जो E क्रॉस B वेक्टर है बच्चों, ये E क्रॉस B वेक्टर हमें देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव, आपका जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव, प्रोपगेशन ऑफ EM वेव हमें देता है। तो मैंने वही बोला था, हम EM वेव्स का इसे इंटेंसिटी इस फार्मूला से नहीं, हम और एक फार्मूला यूज करते हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। बट ये पॉइंटिंग वेक्टर हमें इसमें जो E क्रॉस B है वो हमें आइडिया देता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव कहां की तरफ प्रोपगेट करेगा। तो कैसे पता करोगे? E को बाउंड करना है B में, जो आप क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हैं, A क्रॉस B, B क्रॉस A। तो यहाँ पे E क्रॉस B जो है आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव देगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव देगा जब आप E को जो है क्रॉस करोगे B के साथ। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव एज इट इज जो है ये पूछा जाता है। फिर आप E क्रॉस B के बदले EB साइन थीटा लिख सकते हो, इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं EM वेव्स में। सो साइन ऑफ 91 होता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए बनेगा EB/μ0। फिर आप बाकी इक्वेशंस भी इससे डेवलप कर सकते हैं। बट पॉइंटिंग वेक्टर आप याद रखेंगे, इससे हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव कैलकुलेट करते हैं। इसका यूनिट होता है वाट बाय मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है और एक सेट ऑफ इक्वेशन, यहीं से तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बच्चे। आई गारंटी यू कि इस बार यहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो यही एक एरिया बचता है उसका इस साल जिससे वो न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स। अब चूंकि डेफिनेशन में ही मैंने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का। अगर ये इन दो कंपोनेंट से बना हुआ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो अपनी एनर्जी
एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है इन दो कंपोनेंट्स में। मतलब अगर उसके पास 100 जूल का एनर्जी है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 100 जूल का एनर्जी है तो वो 50 जूल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है और 50 जूल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जो एक आइडियल फादर की तरह बिहेव करती है, जो मैं क्लास में भी बोलता हूं। आइडियल फादर अपनी प्रॉपर्टी को इक्वली अपने बच्चों में डिवाइड करता है, क्योंकि उसको जन्नत और जहन्नम का कंसेप्ट होता है, इसलिए वो चाहता है कि हर एक बच्चे को इक्वल प्रॉपर्टी मिले। बट जो रियल फादर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉपर्टी दी, किसी बच्चे को कम प्रॉपर्टी और किसी को निकाल ही दिया। तो ऐसा नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आइडियल फादर की तरह बिहेव करता है। जो ये इसके दो बच्चे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट से बना है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट से बना है, तो ये अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है इन दो कंपोनेंट्स में। वही मेरा पहला बुलेट है। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स, एंड बिलीव मी दिस एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैंने लिखा होगा दिस एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर रहता है। फिर पहला पॉइंट जो है, अब देखिए, अब सर अब आपने बोला कि इक्वली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एग्जांपल में आपने बोला 100 जूल टोटल एनर्जी है, 50 इसको, बट रियलिटी में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कितनी एनर्जी रखता है और मैग्नेटिक फील्ड के पास कितनी एनर्जी रखता है। तो ये इक्वेशंस आपको ज़बानी याद करनी पड़ेंगी। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सर ये हमने कहां पढ़ा है? ये आपने कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होता है। एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखने का तरीका है, कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आता है वहां पे हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही याद रखो आप, दैट एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, जो इसका पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, उसमें कितनी एनर्जी रखता है? तो इट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और फिर आपको पता है कि इंडक्टर जो है और एक एलिमेंट होता है जो आप ईएमआई एंड एसी में पढ़ते हो। इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो वही मैंने लिखा है, एनर्जी दैट डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर रखता है, और ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, ख्याल रखना, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो कंपोनेंट्स में एनर्जी कैरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में, और अपनी एनर्जी को इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना रखता है? तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कैपेसिटर में डिराइव करते हैं, याद रखो। और फिर मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये आपने ईएमआई में पढ़ा होगा इंडक्टर में, तो याद रखने का तरीका बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट याद रखेंगे। और फिर टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला हो गया। सर टोटल कितना है? तो टोटल सीधी सी बात है, इन दो का सम होगा। वही मैंने लिखा है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और फिर हमें पता है, तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, टोटल एनर्जी डेंसिटी एवरेज, टोटल एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन ईएम वेव इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। फिर वो ऑप्शन बदल सकता है, वो ये ऑप्शन लेगा, ये ऑप्शन लेगा। तो बच्चा बाहर आके बोलता है ये तो पढ़ा ही नहीं, इन दो का तो सम है। बट हमने जो ऊपर लॉजिक आपको मेंशन किया कि ये इक्वल एनर्जी होती है, अगर ये इसके बराबर है तो इसी का 2 टाइम्स लो। जब इसका आप 2 टाइम्स लोगे, क्योंकि ये और ये बराबर होने की वजह से, या इसका 2 टाइम्स या इसका 2 टाइम्स, तो आप जब इसका 2 टाइम्स लिया तो 2 और कैंसिल होगा, तो यहां बनेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और जब आप इसका 2 टाइम्स लोगे, 2 कैंसिल होने पे बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जो एनर्जी को दो कंपोनेंट्स में स्टोर करता है और इक्वली स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना करता है, मैग्नेटिक फील्ड में इतना करता है। इस चीज का ख्याल रखेंगे। और जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चे, जिसको हम कहते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इसको कहते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी हम इसको कहते हैं। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही और मैग्नेटिक फील्ड में ही स्टोर करता है, तो पहला बुलेट वही बनेगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रीवियस स्लाइड पे था एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एवरेज है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप न्यूमेरिकल में गौर से देखना, वो एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है या वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है। तो अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है तो फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो यहां पे मैं आपको एक चीज पढ़ाऊं, तो अभी आपने जो है, अभी जो आपने मेरे पास पढ़ा कि एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं लिख रहा हूं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपने पढ़ा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहां पे आप देख लो फॉर्मूला है 1/4
तो एप्सिलॉन नॉट ठीक है, यहाँ ई नॉट स्क्वायर है, यहाँ ई स्क्वायर है। प्रीवियस स्लाइड में यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे, ये देख लीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बट जब एवरेज आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर, सर ये डेवलपमेंट कहाँ हुआ, ये चेंज कहाँ हुआ, ये स्ट्रक्चर, तो मैं आपको बोलूं इस इक्वेशन में एक्चुअली दैट एनर्जी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो है एवरेज के लिए जब आप इसमें ड्रॉप करोगे तो ये बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ई का जो है पूरा वैल्यू ड्रॉप करना पड़ेगा इक्वेशन का, और ई जो है वो ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर होता है। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे बच्चे, होल स्क्वायर होता है, और जब ई नॉट स्क्वायर पे आ जाएगा ये तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो आ गया ऊपर वही मैंने लिखा है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो आ गया। बट साइन का जो एवरेज वैल्यू होता है, साइन फंक्शन का, साइन स्क्वायर फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, वो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो ये मैंने पूरा डिटेल्ड आपको पढ़ा दिया। एक्चुअली ई में जब आप इक्वेशन ड्रॉप करोगे तो साइन स्क्वायर फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, वो 1/2 उसको 1/4 बनाता है, एप्सिलॉन नॉट वापस आ गया, बट ई नॉट, ई जो है अब ई नॉट स्क्वायर से रिप्लेस हुआ, तो ये हो गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा डिस्कशन मैं कर रहा हूं, इतना ही हम क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं और आपको मैं फिनिशिंग टच में भी वो सारी डिटेल्स दे रहा हूं। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एनर्जी डेंसिटी देखते तो वो था b²/2 म्यू नॉट, अब b स्क्वायर के बदले ऊपर b नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का स्क्वायर आएगा, और फिर साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज हो गया 1/2 उसको 4 बनाएगा, और यहाँ b नॉट स्क्वायर आएगा, तो b नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट, तो इसीलिए इक्वेशन में देख लो कुछ गोटा नहीं है, b नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन दो का सम होगा, तो मैंने सम किया है, और चूंकि इक्वल है तो आप इसका ट्वाइस लो या इसका ट्वाइस लो, जब इसका ट्वाइस लोगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और जब इसका ट्वाइस लोगे तो 1/2 b नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो ये सारी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, और मैं सबसे ज्यादा रेट इस स्लाइड को करता हूं, क्योंकि अगर इस साल वो क्वेश्चन पूछेगा, ये 2-3 साल से नहीं पूछा है, तो यहां से वो डेफिनेटली पूछेगा। तो एक सेट है एनर्जी डेंसिटी ओनली, एक सेट ऑफ इक्वेशंस है ओनली एनर्जी डेंसिटी, और दूसरा होता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। इनमें आप ख्याल रखिए, और मैंने पूरा प्लान आपको दिखाया कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा, और यही तो है वो इंपॉर्टेंट चीजें जो इस बार पूछी जाएंगी। और उसके बाद लास्ट में होता है that average energy intensity of an EM wave। तो मैंने इंटेंसिटी के लिए पॉइंटिंग वेक्टर आपको बोल दिया, बट पॉइंटिंग वेक्टर से हम सिर्फ डायरेक्शन ऑफ EM वेव निकालते हैं, बट यहाँ पे एवरेज जो इंटेंसिटी ऑफ एन EM वेव जो हम निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हेडिंग भी है, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ एन EM वेव। दिस इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, दैट एवरेज इंटेंसिटी ऑफ एन EM वेव जो है आप याद रखो UC, ठीक है, U मल्टीप्लाइड बाई C। UC मतलब होता है, आप देखो UC, तो UC क्या है, ये एक नेमोनिक है याद रखने का। तो UC में जो है ये है I इंटेंसिटी इज इक्वल U इंटू C। U जो है ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये है बार मतलब एवरेज, टोटल एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई C आपको देता है एवरेज इंटेंसिटी। अगर आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम आज तक हुआ करती थी, तो एवरेज इंटेंसिटी याद रखने का EM वेव का होता है बराबर UC, वेयर U होता है U एवरेज ऑफ टोटल मल्टीप्लाइड बाई C। U एवरेज ऑफ टोटल, ये भी आपने देखा प्रीवियस स्लाइड पे, U एवरेज हो गया बराबर, या तो ऐसे आप लिखो U एवरेज, ये हो गया U एवरेज, क्योंकि टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव ये है या ये है या ये है। अब आप एवरेज में देखो, मैं यूज करूंगा वहां पे U एवरेज टोटल जो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, देख लीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई C, या दूसरा वहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में इट इज B नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, तो मैंने यहां पे लिखा है B नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई C। ये है तरीका याद रखने का एवरेज इंटेंसिटी ऑफ एन EM वेव। इन इंटेंसिटी वही हो गया एनर्जी कैरीड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बट अगर वो आपसे टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछे, टोटल एवरेज एनर्जी इंटेंसिटी पूछे EM वेव का, तो याद रखेंगे फॉर्मूला UC। U का मतलब होता है टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखो या मैग्नेटिक फील्ड में लिखो या टोटल ही लिखो, मल्टीप्लाइड बाई C से आपको एवरेज इंटेंसिटी EM वेव का मिलेगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर जो है दैट डिस्कशन इन EM वेव्स, जिसमें ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई ये इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूमेरिकल सेट है, पहला न्यूमेरिकल है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट। तो अब न्यूमेरिकल्स बहुत आसान दिखेंगे आपको, अब आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमारा
पहला क्वेश्चन है कि एक ईएम वेव में एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड हो गया ई नॉट, वो दिया है 1 वोल्ट पर मीटर। लैंग्वेज है क्वेश्चन की, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, तो आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वेव का दिया है। द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग z एक्सिस, इसका डायरेक्शन भी दिया है कि ये z एक्सिस पे है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या तो y और x एक्सिस पे होगा। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लीजिए 4 बार इस चीज को पढ़िए, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछ रहा है, और मैंने आपको पढ़ाया है दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है बराबर इट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, जिस पे मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था अभी, तो आपको ये निकालना है विल बी, तो अब लिखेंगे आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है 8.8 × 10⁻⁻12 और मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर मतलब होता है 1 स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 8, इट इज 2.2 × 10⁻12, तो जूल पर क्यूबिक मीटर, तो जूल पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि डेंसिटी निकाल रहे हो तो इट इज 2.2 × 10⁻12। तो बच्चे, जो बच्चा यहां लिखेगा एनर्जी डेंसिटी में लिखेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उसका क्वेश्चन गलत होगा, उसका वैसा ऑप्शन भी आपको यहां मिलेगा, और फिर वो बोलेगा की बदल गई है, मैंने तो ठीक किया था। बट बच्चे इसको 4 बार पढ़ो, वो एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और मैं इस बार श्योर हूं कि यही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जाएगा, क्योंकि ये 3 साल से नहीं पूछा है। उसके बाद प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फिर से दी है फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में आपका वेव, फ्री स्पेस मतलब ये होता है वैक्यूम, ये चीजें आप इसको साथ साथ लिखा करो, वैक्यूम में फ्लो हो रहा है अलोंग द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन में इस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है एट पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। ई का वैल्यू दिया है, ई का वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो ये दिया है आपको 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। तो जे कैप का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड 6.3 है, क्योंकि वेव खुद जो है वो एक्स एक्सिस में प्रोपगेट हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड एक्सिस में होगा। व्हाट इज बी एट दैट पॉइंट, क्योंकि जेड एक्सिस का इसने जो है डायरेक्शन छोड़ के हमसे बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, बट यहां पे हमें एक चीज दे बैठा दैट इज फ्री स्पेस में प्रोपगेट हो रही है, तो मैं लिख सकता हूं C = E0/B0। बच्चे ये तब लिख सकते हैं इक्वेशन जब आपकी वेव फ्री स्पेस में प्रोपगेट कर रही है, इसका ख्याल रखना। C तब मैं यूज कर सकता हूं E0/B0 जब फ्री स्पेस या वैक्यूम दिया जाए। अब आपको B0 चाहिए, तो ये हो गया बराबर E0/C। E0 तो दे दिया है, मैग्नीट्यूड उसका 6.3 डिवाइडेड बाई C होता है 3 × 10⁻8, ये हुआ 3 2 ज़ा 6.1, तो ये हुआ 2.1 × 10⁻8 शुड बी द आंसर। 2.1 × 10⁻8 टेस्ला इज द आंसर। तो ये न्यूमेरिकल इस वजह से आसान हो पाया क्योंकि यहाँ फ्री स्पेस लिखा था, एंड फॉर फ्री स्पेस स्पीड इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो ई दिया था, तो बी जो है आराम से आपका आ गया। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद आपका जो है, तो ये क्वेश्चन इसमें मैंने ऑप्शन नहीं, इसमें मैं पूरा कंसेप्ट लगा के दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो a magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by this equation। तो मैग्नेटिक फील्ड का बी वाई मतलब ये वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है 2 × 10⁻⁷, फिर दिया है साइन ऑफ, फिर दिया है 0.5 × 10⁻3x, देन प्लस हो गया बराबर 1.5 × 10⁻11t, और यहां हो गया टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, और y देने का मतलब ये y एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है। व्हाट इज वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चों, आप ओरिजिनल इक्वेशन के साथ इसको जो है इक्वेट करो। ओरिजिनल इक्वेशन b का होता है b0 साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा t, ये है ओरिजिनल इक्वेशन। अब आपको जो है पहला आपको वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर आपको वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मुझे बोलो k के बदले यहां पे देख लो 0.5 × 10⁻3 है, तो k के बदले यहां पे कंपैरिजन पे 0.5 × 10⁻3 है, बट k होता है बच्चों 2π/λ। ये आपने वेव्स में भी पढ़ा होगा, ईएम वेव्स में भी पढ़ा होता है। k होता है वेव नंबर और 2π/λ होता है, 2π/λ होता है, k = 2π/λ इज इक्वल, तो ये k जो है आपका ये है बराबर 0.5 × 10⁻3, और फिर आपको लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा मैं ऊपर लूंगा बाकी नीचे आएगा, तो ये बनेगा 2π डिवाइडेड बाय 0.5 × 10⁻3 इज इक्वल टू बच्चों इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप देख लो 0.5 होता है 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो इसको 4 बनाएगा, तो हमारा लैम्डा आ चुका है, इट इज 4π × 10⁻³ मीटर। तो लैम्डा आ चुका है, तो पहला ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। तो ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको दूसरा पार्ट है फ्रीक्वेंसी निकाल के दो सर, और फ्रीक्वेंसी कहां से निकालोगे, तो यहां पे देख लो ओरिजिनल इक्वेशन में ओमेगा टी है,
है और यहाँ पे टी के साथ जो है वो सारा ओमेगा है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ओमेगा अब आपका जो है वो है 1.5 इंटू 10⁻11 और ओमेगा होता है बराबर 2 पाई न्यू। ये आप वेव से लेके एसी तक पढ़ चुके होते हो, तो आपका जो 2 पाई न्यू है ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी और 1 बाई टी होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अब आराम से आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 पाई हर्ट्ज इज द आंसर। तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो इस न्यूमेरिकल में मैं पूरा कंसेप्ट दिखा रहा हूं कि जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन आए, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन आए, ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ओमेगा और के निकालो। जैसे ओमेगा और के जो है आपके पास ओमेगा और के, ओमेगा आप फ्रीक्वेंसी देगा और के आपको वेवलेंथ देगा। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इन मीटर्स एंड टी इन सेकंड्स। तो इसमें एक्स मीटर्स है, टी सेकंड्स, वो तो हम पहले से लेके चल रहे हैं। अब आपको बोल रहा है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाल के दो, तो यहां बच्चा फंस जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इक्वेशन आ जाएगा ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी। ये माइनस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, और अगर यहाँ प्लस है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो आप जानते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। बट हमें ये इक्वेशन में ई नॉट निकाल के देना है, उसको के निकाल के देना है, उसको जो है ओमेगा निकाल के देना है। अब चूंकि मैं आपको बोल चुका हूं पीछे कि ईएम वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है, इसलिए ये वाला पार्ट जो है ये दोनों वेव्स में बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में भी और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में भी। ये जो साइन वाला पार्ट है ये कॉमन होगा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखूंगा ई जो है ई नॉट निकालना है बस, फिर ये हो गया साइन ऑफ, अब के एक्स के बदले, अब के एक्स के बदले मैं सारा लिखूंगा क्योंकि देयर इज नो फेज डिफरेंस, 0.5 इंटू 10⁻³ ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ देन इट इज, वहां प्लस लिखा है तो प्लस ही लिखिए। तो यहां पे जो है आपका जो है ये प्लस में लिखा है, इट्स 1.5 इंटू 10⁻11t, 1.5 इंटू 10⁻11p, तो प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आप लिख सकते हो बच्चे, और ये हो गया आपका। तो इतना पार्ट तो हमें निकाल के सर अगर प्रॉब्लम है तो ई नॉट है। अब बच्चा बोलता है सर हम लिखेंगे C इज इक्वल ई नॉट बाई बी नॉट, बट मुझे बोलो ये आप तब लिख सकते हो C इज इक्वल ई नॉट बाई बी नॉट। सर बी नॉट हमें प्रोवाइडेड है, बी नॉट हमें प्रोवाइडेड है सर, ये हो गया बी नॉट 2 इंटू 10⁻⁻7, तो वहां से C भी पता है तो ई नॉट आ जाएगा। बट ये किस हक से आप इक्वेशन यूज करोगे, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि इक्वेशन फ्री स्पेस में मूव कर रहा है। तो इसमें लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन वेव इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप फंस गए सर, ये वेव अब कहां चल रही है? अगर ये वैक्यूम में चल रही है तब हम बिल्कुल हक से लिख सकते हैं C इज इक्वल ई नॉट बाई बी नॉट, बट अगर ये और किसी मीडियम में चल रही है तब ये इक्वेशन जो है हम नहीं लिख सकते। अब मैंने एक टूल आपको पीछे थ्योरी में दिया था कि अब आपको कंफर्म करना है कि वेव कहां चल रही है। तो ये जो है ये आपका ओमेगा टी है, ये आपका ओमेगा टी है, ये प्लस है यहाँ पे के एक्स। तो मैंने एक तरीका आपको पीछे दिया था, वो तरीका था कि आप V इज इक्वल ओमेगा बाई के निकालो, और अगर ओमेगा बाई के 3 इंटू 10⁻8 है तब ये वैक्यूम में चल रहा है, और अगर ये 3 इंटू 10⁻8 से कम है तब ये किसी और मीडियम में चल रहा है। तो मैं वही करने जा रहा हूं, ओमेगा को 1.5 इंटू 10⁻11 को के से डिवाइड करने जा रहा हूं 0.5 इंटू 10⁻3। तो पहली फुर्सत में पॉइंट और पॉइंट निकालो, 5 3 हो गया 15, तो V हो गया बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कंफर्म हो चुका है कि ये वेव सच में आपका जो है फ्री स्पेस में प्रोपगेट हो रहा है। और अब जब कंफर्म हो चुका है अब ये हक से लिखा जा सकता है, और अब मैं ई नॉट भी निकाल सकता हूं। तो ई नॉट हो गया बराबर C B नॉट, C है बराबर 3 इंटू 10⁸, और B नॉट का वैल्यू भी मेरे पास है। कितना है B नॉट का वैल्यू? वो तो इस इक्वेशन में है 2 इंटू 10⁻⁻7, तो मैं लिखूंगा इन 2 इंटू 10⁻⁻7। तो ये हो गया 3 2 6 इंटू 10⁻10 एंड इट इज 60 वोल्ट पर मीटर। अब मेरे पास ई नॉट आ चुका है, और अब मैं यहां लिख सकता हूं, अब मैं यहां इक्वेशन में लिख सकता हूं E इज इक्वल 60 साइन ऑफ 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। इसलिए मेरे बच्चे ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया था जिसमें मैं आपको अब ये सारी चीजें जो मैंने क्लियर की कि कैसे हम ओमेगा, कैसे हम वेवलेंथ, कैसे हम फ्रीक्वेंसी, कैसे हम एक एक्सप्रेशन को डेवलप कर सकते हैं प्रीवियस एक्सप्रेशन से, और उसमें वो टूल भी मैंने यूज किया जिससे ये पता चलता है कि वेव किस मीडियम में प्रोपगेट करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले आपका एक हेडिंग है यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? देख लो बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने एक टाइप ऑफ करंट पढ़ा होता है जिसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं। कंडक्शन करंट वो करंट होती है विच इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। जब कंडक्टर में आप सोर्स कनेक्ट करते हो तो जो कंडक्टर में करंट चलती है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस करंट को हम कंडक्शन करंट कहते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक करंट आ जाती है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट किस चीज को कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट होती है एज पर मैक्सवेल, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है वो करंट होती है व्हिच गेट्स क्रिएटेड
ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी एक कंडक्टर या कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करता है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करता है तो वहां पे डेवलपमेंट होता है एक करंट का, उस स्पेस में, उस फ्री स्पेस में एक करंट डेवलप होती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन स्पेस, व्हाइल एज कंडक्शन करंट इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ये ख्याल रखिए। सर ये कहां होता है डिस्प्लेसमेंट करंट? ये होता है कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में, जहां पे जब कैपेसिटर को आप सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो तो चार्ज ग्रो होने में दो प्लेट्स में थोड़ा टाइम लगता है। जिस टाइम में चार्ज ग्रो होता है उसी टाइम में जो है, जब चार्ज ग्रो होता है तो फील्ड चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, और जब फील्ड चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो जन्म होता है करंट का, जिस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसा मैक्सवेल ने कहा था, तो मैंने लिखा है दिस करंट इज डेवलप्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। यही आपको याद रखना है। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो वहां जन्म होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। और याद रखना कैपेसिटर के दो प्लेट्स में ऐसा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज इक्वल टू दैट ऑफ कंडक्शन करंट। अब अगर आप सर्किट की बात करो बच्चे, अगर आप सर्किट की बात करो, ये आपका एक कैपेसिटर है, आपने इसको एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, आपने इसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, ये प्लस ये माइनस है। तो दिमाग कहता है सर यहां पे जो करंट चलेगी वायर में उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको हम कंडक्शन करंट कहेंगे, उसको बच्चे हम कंडक्शन करंट कहेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे भी कंडक्शन करंट होगा, बट यहां पे तो ब्रिज टूटा हुआ है, इन दो प्लेट्स में जो करंट चलेगी उसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब मुझे बोलो, अगर यहां वायर में कंडक्शन करंट चल रहा है और कैपेसिटर के बीच में हवा में जो करंट चल रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर ऐसा सर्किट में करंट चल रहा है तो जितना कंडक्शन करंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना करंट यहां से गया उतना ही वापस यहां सर्किट में क्लोज हो जाएगा। तो कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर, जिसको ये पता उसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है that magnitude of this current, that is conduction displacement current, is equal to that of conduction। क्योंकि एक सर्किट में कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, इसका ख्याल रखिए आप। और फिर मैंने इसका इक्वेशन लिखा है कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो पढ़ा होगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चूंकि पॉइंट हमने ये पढ़ा कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो आपका कंडक्शन होता है dq/dt, वही तो डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर है। फिर बच्चों यहां पे अब आप एक चीज का ख्याल रखो, अब जो ये चार्ज कहां से लाएंगे आप सर, तो आपको पता होना चाहिए दैट बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, और आपने चार्ज डेंसिटी पढ़ा होता है दैट इज टोटल चार्ज बाय एरिया, तो ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स होता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। मैंने वही लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है बराबर क्यू बाय ए। फिर क्रॉस करिए, क्यों हो गया बराबर एप्सिलॉन नॉट ई मल्टीप्लाइड बाय ए। ये चार्ज उठा के इस इक्वेशन में मैं ड्रॉप करता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट ई है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये ई इंटू ए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इक्वेशन बनी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और बच्चे अब आज के बाद याद रखो, कंडक्शन करंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर, और ये होता है बराबर डी क्यू बाई डी टी। और फिर उसको फर्दर सॉल्व करने पे पता चलता है एप्सिलॉन नॉट ये डी फाई सबस्क्रिप्ट ई है, ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम है। तो ये एक सेट ऑफ इक्वेशन बना। बिलीव मी बच्चे, अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं है तब भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला, बट एज इट इज डायमेंशंस में कभी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी क्या देता है, इसके डायमेंशंस या यूनिट्स किसके बराबर है, तो आज के बाद याद रखो इसके डायमेंशंस या यूनिट्स करंट के बराबर है, क्योंकि ये करंट है जिस करंट का नाम है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। बट इससे हम कभी न्यूमेरिकल यूज जो सॉल्व नहीं करते, हम कंडक्शन करंट डी क्यू बाई डी टी से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन, ये आपका 2016 के 2017 एंट्रेंस में पूछा गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस देख लीजिए, आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर गया है 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है सर। उसके बाद क्या दिया है, is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of this। तो आपका dv by dt दिया है। कैसे पता चला dv by dt, क्योंकि वहां लिखा गया 3 वोल्ट पर सेकंड। तो ये सोर्स के साथ कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज वेरी कर रहा है। द कंडक्शन करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी। तो आपको दोनों चीजें निकालनी है, वायर में कंडक्शन करंट और प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर बच्चा स्मार्ट होगा, अगर उसका लॉजिक चल रहा है तो कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो पहली फुर्सत में ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट अलग नहीं हो सकते। आप देख लो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट अलग नहीं हो सकते। ऑप्शन या तो पहला है या तो थर्ड है, दो ऑप्शन न्यूट्रलाइज हो गए क्योंकि बराबर। अब वोल्टेज वेरी कर रहा है, जब वोल्टेज वेरी करेगा तो करंट चलेगी, तो 0 0 भी नहीं हो सकता। बिना किए भी हम आंसर बोल सकते हैं। ये होता है यार स्मार्ट वर्क। अगर आपको चीजें पता है तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। सर अब तो ये सॉल्व हो गया, अब आप क्या करेंगे? नहीं, आपके लिए तो पूरा करके दूंगा कि आपका कंडक्शन करंट होता है बराबर डिस्प्लेसमेंट के, और वो होता है डी क्यू बाई डी टी। बट क्यों होता
होता है बराबर CV, आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, तो मैं लिखूंगा d by dt ऑफ CV, d by dt ऑफ CV। C तो कांस्टेंट है, C तो कांस्टेंट है, आपका कंडक्शन करंट जो है C ये बनेगा dV by dt। अब आप देख लीजिए C भी प्रोवाइडेड है और dV by dt भी प्रोवाइडेड है, ये हुआ 20 माइक्रोफैराड और dV by dt आपको 3 वोल्ट पर सेकंड दिया है, तो आंसर हो गया बच्चों 60 माइक्रो एम्पियर। अब जितना कंडक्शन करंट उतना डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया तरीका, और फिर लॉजिक से भी आपने इसको पहले ही उड़ा दिया था। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एस्टैब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट। इस क्वेश्चन में उसने डिस्प्लेसमेंट करंट वहीं से दे दिया, प्रीवियस क्वेश्चन में करंट निकालनी थी, इसमें करंट दे दिया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट दिया इन द स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस फिर से दे दिया 1 माइक्रोफैराड। तो आपको बोल रहा है कैसे एस्टैब्लिश करोगे इतनी करंट इस कैपेसिटर में, तो अब आप ऑप्शन देके देख लो। V/S का मतलब आपसे वो dV by dt इस वक्त डिमांड कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में dV by dt दिया था, इसमें dV by dt निकालना है, तो आप यूज करोगे सर I इज इक्वल dq by dt, और फिर C बाहर आके ये बनता है dV by dt, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लिखी, I दिया है उसने 2 और फिर C दिया है बराबर 1 माइक्रोफैराड, दैट इज 10⁻⁻⁶ dV by dt। dV by dt उधर ही रखिए क्योंकि हमें यही निकालना है, 10⁻⁻⁶ नीचे फिर ऊपर जाएगा, तो 2 × 10⁻⁶ वोल्ट बाय सेकंड जो है आंसर जो है आपका होना चाहिए 2 × 10⁻⁶। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सी रिलेशन करेक्ट है। तो ये देखने के लिए आपको मैंने पूरा सेट दिया है। C होता है बराबर E0 by B0, वैक्यूम में स्पीड जो होती है, और ये होता है बराबर 1/√μ0ε0। अब आप यहां देख लीजिए, अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको ऊपर लूंगा तो ये बनेगा √μ0ε0 इज इक्वल B0 डिवाइडेड बाय E0। ऑप्शन नंबर सेकंड पे मेरी नजर गई है, ऑप्शन यही होना चाहिए। देख लीजिए √μ0ε0 इज इक्वल B0 by E0, बाकी सारी ऑप्शंस गलत है। अगर आपको ये फॉर्मूला जो मैंने पहले ही पेज पे आपको जो है प्रॉपर्टीज में पढ़ाया, तो ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो सकता है। उसके बाद जो है द वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन इज पैरेलल टू, तो मैंने आपको बोला दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन EM वेव इज गिवन बाय E क्रॉस B। E क्रॉस B आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एन EM वेव देता है, जो मैंने पॉइंटिंग वेक्टर में पढ़ाया, तो E क्रॉस B शुड बी द राइट आंसर। B क्रॉस C गलती से भी नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, E क्रॉस B कभी B क्रॉस C के बराबर नहीं होगा। तो याद रखना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एन EM वेव इज एक्चुअली गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर, एंड पॉइंटिंग वेक्टर में इक्वेशन है 1/μ0, इट इज E क्रॉस B। तो आपका EM वेव का डायरेक्शन तो E क्रॉस B है और EM वेव इसी के पैरेलल चलेगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन और d phi E by dt, मैंने ये भी बोला था आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पूछा जाएगा, और ये करंट के बराबर होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बराबर एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमने डिराइव किया था। सिर्फ यही क्वेश्चन यहां से हम कर सकते हैं कि ये चार्ज, ये करंट आपको देता है, बाकी न्यूमेरिकल हम डिस्प्लेसमेंट कंडक्शन करंट dq by dt से आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है दैट इन एन EM वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने पीछे आपको थ्योरी में पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस 0, मैक्सिमम बच्चे π/2 लिखते हैं, और इवन कुछ रेफरेंसेस में पिछले साल तक ये गलत था, अब थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, तो फेज डिफरेंस 0 होता है। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो अलग बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे 90 डिग्री व π/2 पे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऑसिलेट 90 डिग्री पे करते हैं, बट फेज डिफरेंस 0 है। वो उनकी इक्वेशन से क्लियर होता है, क्योंकि एक की इक्वेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का है E0 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t, और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है B0 साइन ऑफ इट इज kx माइनस ओमेगा t। यहां से क्लियर हुआ इन दोनों का फेज जो है वो सेम है, तो देयर इज नो फेज डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस, तो ये इक्वेशन दिया है, देन हमें बोलना है इन दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, तो आप जानते हैं V होता है बराबर ओमेगा बाई के, और वही होता है बराबर E0 बाई B0। अगर वैक्यूम में चल रहा है तो ये तो बोल रहा है वैक्यूम में चल रहा है, तो V ओमेगा बाई के, मैंने बोला ओमेगा बाई के C के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है वैक्यूम में मूव कर रहा है, तो यहाँ वैक्यूम है तो E0 बाई B0। अब क्रॉस करो तो मैं लिख सकता हूँ B0 ओमेगा जो है वो E0 मल्टीप्लाइड बाई के बराबर होना चाहिए, तो B0 ओमेगा इज इक्वल E0 के, B0 ओमेगा इज इक्वल E0 के, ऑप्शन नंबर 4 चमक रहा है, यही आंसर है। तो ये होता है बच्चे अगर आपको इक्वेशंस पे अच्छी तरह से नजर है। उसके बाद है इन प्लेन EM वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइमल्टेनियसली एट अ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको प्रोवाइडेड है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, एंड एम्पलीट्यूड दिया है, तो एम्पलीट्यूड दिया है तो जो है एम्पलीट्यूड दिया है 48 वोल्ट पर मीटर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है वोल्ट पर मीटर, द वेवलेंथ। तो आप जानते हैं दैट C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, हमें लैम्डा निकालना है, तो
ये c बाई न्यू हो गया, c होता है बराबर 3 इंटू 10 रेज पावर 8 डिवाइड बाई न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 2 इंटू 10 रेज पावर 10, तो 1.5 तो आंसर होना चाहिए 1.5 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर शुड बी द राइट आंसर, 1.5 इंटू 10 रेज पावर -2। तो ये होता है इक्वेशंस का कमाल बच्चे। अगर इक्वेशंस क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स ऐसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो यहां पे देखो टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी नहीं, टोटल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड में b²/2 म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर 4 जो है, जो मैंने पीछे स्लाइड्स में सारा डिटेल्ड पढ़ा दिया, तो एनर्जी टोटल है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, और ये इसके बराबर है। ट्वाइस भी ऑप्शन हो सकता था या इसका ट्वाइस ऑप्शन हो सकता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, इन अ साइनोसोडियल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.17 देन द फ्रीक्वेंसी। तो आपको साइनोसोडियल वेव का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये होता है साइनोसोडियल वेव। तो साइनोसोडियल वेव में ये होता है यहां तक जो टाइम पीरियड एक क्रस्ट और ट्रफ में जो टाइम पीरियड वो t होता है, आधी वेव का टाइम पीरियड t/2 होता है और 1/4 वेव का t/4 होता है। और ये वही कह रहा है कि साइनोसोडियल वेव में टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जो टाइम लग रहा है वो t/4 है, और वो t/4 है, और वो t/4 उसने दिया आपको 0.17। तो t किसके बराबर हुआ? 0.17 इंटू 4। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड आ गया, अब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों 1/t। तो 1/t के बदले आप लिख सकते हो 1/0.17 इंटू 4। जब आप ये सॉल्व करोगे बच्चे, इट इज 1.47 हर्ट्ज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये है साइनोसोडियल वेव का इंफॉर्मेशन। यहां से यहां तक टोटल टाइम t है, आधी वेव का t/2 है, चौथे हिस्से का t/4 है। t/4 ही उसने बोला था मीन से टॉप पोजीशन तक जो टाइम है वो 0.17। वहां से मैंने t की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की, और फ्रीक्वेंसी होता है टोटल टाइम पीरियड का इनवर्स, और आपका आंसर आ चुका है। इन एन ईएम वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है। ये आप एक्चुअली एसी का कंसेप्ट है जो अगला लेक्चर हमारा होगा, बट आप फिनिशिंग टच में हो तो ये मान के हम चलते हैं, आपको ये चीजें पता है। तो आपको ERMS वैल्यू दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये भी एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो यहां से पूछा जाता है। 6 वोल्ट पर मीटर का हमसे पूछ रहा है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तब निकाल पाओगे जब पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसने ERMS वैल्यू दिया है, और ERMS वैल्यू होता है E0/√2। सर ये कहां से आपने लाया? ये मैंने AC से लाया, जिसमें AC में RMS वैल्यू, पीक वैल्यू, और RMS और पीक में रिलेशन होता है, ERMS इज E0/√2। तो E0 हमें आ चुका है, इट इज 6√2। मुझे जो वैल्यू जरूरत है वो E0 है, क्योंकि मैं जानता हूं C होता है बराबर E0/B0। अब मैं B0 निकाल सकता हूं, और ये हो गया बराबर E0 डिवाइडेड बाई C। E0 हमें जो है मिल चुका है 6√2 डिवाइडेड बाई C, इट इज 3 इंटू 10 रेज पावर 8, 3 2 जा 6। आंसर शुड बी 2√2 इंटू 10 रेज पावर -8 शुड बी द आंसर। बट 2√2 नहीं दिया है, तो हम थोड़ा और स्टेप आगे करेंगे। ये हो गया 2√2 हो गया बच्चों 1.414 इंटू 10 रेज पावर -8। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो B0 का वैल्यू आया 818 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2.818 इंटू 10 रेज पावर -8 जो है टेस्ला शुड बी द आंसर। 2.8 इंटू 10 रेज पावर -8 पहला ही ऑप्शन चमक रहा है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो RMS वैल्यू को पहले पीक में लाई, और फिर पीक से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गलती से भी RMS वैल्यू ड्रॉप नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहां पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया, तो सर वो किन वेव्स के बारे में था? ये जो हमने न्यूमेरिकल्स के, ये जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े, ये किन वेव्स के बारे में था? तो आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने एक ऑर्डर में अरेंज किया होता है, और उस ऑर्डर को अरेंज करने में जो एक चीज बनती है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब सर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये कौन कौन सी है? तो मैं आपको इसमें एक स्लाइड ऐड करता हूं। आपको पता होना चाहिए कि EM वेव्स जो है 2021 में यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक मीडियम वाला जो मैंने पहले ही डिस्कस किया 2022 में, और फिर EM वेव्स का दूसरा क्वेश्चन वो भी मैंने इसमें जो है रखा है। तो याद रखोगे आप EM वेव्स का ये जो पैटर्न मैं लिखने जा रहा हूं, डायरेक्टली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव्स है। ये होता है गामा रे, उसके बाद बच्चे होता है एक्स रे, ये जो ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है यूवी नहीं होता यूराइसिंग, इट्स अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद होता है विजिबल लाइट, जो आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, विजिबल लाइट। उसके बाद होता है आपका
आपका इंफ्रारेड, उसके बाद होता है माइक्रोवेव्स, उसके बाद होता है रेडियो एंड टीवी वेव्स जिसको आप मनोरंजन के लिए यूज करते हैं, है ना, रेडियो एंड टीवी वेव्स जिसमें आप जो है मनोरंजन के लिए इसको यूज करते हो। आप मनोरंजन मतलब होता है एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट का मतलब होता है जैसे अरिजीत का गाना कभी जो बादल बरसे, वो आप इन वेव्स से जो है, इन वेव्स से ही जो है प्रोपेगेट करते हैं, कभी जो बादल बरसे एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सर ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। किस ऑर्डर में लिखा आपने? देख लो, गामा रे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करता है, और ये जो है इसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी और सबसे कम एनर्जी होती है। तो अगर मैं इसको एक एरो में यहां पे दिखाऊं तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल आप न्यू यूज करते हैं, डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। इसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है तो एनर्जी भी डिक्रीज करता है, क्योंकि एनर्जी जो है बच्चों, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। या आपने मॉडर्न फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा खतरनाक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, गामा रेडिएशन होती है, और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि इट कैन इवन पेनिट्रेट स्टील वॉल, एक लोहे की दीवार को पेनिट्रेट कर सकता है गामा रेडिएशन। ये न्यूक्लियर फ्यूल से बाहर आता है, और इसीलिए अगर आप न्यूक्लियर फ्यूल्स में उन वो मजदूर जो न्यूक्लियर फ्यूल्स के साथ काम करते हैं उनको हमेशा कैंसर्स होते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन पेनिट्रेट करके उनको म्यूटेशंस क्रिएट कर देता है उनके क्रोमोसोम से लेके टिश्यूज तक। तो ये है आपका गामा रेडिएशन, बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद एक्सरे आता है, जिसे मेडिकल इंडस्ट्री में आप यूज करते हो अपनी बॉडी स्कैन करने के लिए। तो दैट इज व्हाई ये रिकमेंड किया जाता है कि ज्यादा एक्सरे मत करो, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सरे उतने ज्यादा रेडिएशन आपकी बॉडी पे और उतना ज्यादा खतरा। इसीलिए जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है वो एक लोहे की दीवार के पीछे जाता है, और फिर एक पेशेंट का, क्योंकि उसको बहुत एक्सरे दिन को करने हैं, तो ही इज प्रोन टू रेडिएशन एंड उसको डिजीज होने का खतरा रहता है, इसीलिए वो लोहे की दीवार के पीछे। और जो अटेंडेंट पेशेंट के साथ होता है उसको बोलता है बाहर जाओ, बट अटेंडेंट जो है ना एक्सरे टेक्नीशियन को पहले एक्सरे के लायक बना देता है, बोलता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे इसके साथ रहना है। वो तो तुम्हारे लिए बोल रहा है कि तुम बाहर जाओ यार, बच जाओगे, अननेसेसरी रेडिएशन बॉडी पे गिरेगी, और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो उस वक्त आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज व्हाई आपको बाहर निकलना चाहिए जब एक्सरे हम यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देख लो आप, ये कॉस्मिक इन नेचर होता है स्टार्स और सन से, और ऊपर वाले ने हमें इनसे बचाने के लिए ऊपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनाई होती है जिसको ओजोन लेयर होती है। ऊपर वाले को पता है कि ओजोन, ये रेडिएशन अगर ह्यूमन टिश्यू पे गिर जाए तो कैंसर्स को लीड करता है, तो इसीलिए ऊपर वाले ने ओजोन का एक लेयर रखा है जो इसको प्रिवेंट करता है। तो जब ये रेडिएशन इस नंबर पे इतना खतरनाक है कि ऊपर वाले ने हमें बचाने के लिए ओजोन लेयर का इंतजाम किया, एक्सरे कितना खतरनाक होगा। दैट इज व्हाई एक्सरे ज्यादा नहीं करने चाहिए, और अगर आप पेशेंट के साथ है तो एक्सरे रूम से बाहर आना चाहिए। उसके बाद विजिबल लाइट, ऑप्टिक्स तो आप पूरा चैप्टर ही पढ़ते हो क्लास 12th में। इंफ्रारेड रेडिएशंस मतलब होते हैं हीट रेडिएशंस जो आपकी बॉडी से लिविंग टिश्यू से बाहर आते हैं। इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को आप अपने रिमोट कंट्रोल में टीवी के चैनल को चेंज करने के लिए, जब आप चैनल चेंज करते हो, कभी जो बादल बरसे से आप एनडीटीवी पे चले गए तो वो जो रेडिएशन निकलती है रिमोट कंट्रोल से वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। और इवन आजकल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे गन बेस्ड है जो रात को किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ा सकते हैं जहां से इंफ्रारेड रेडिएशन है, हीट रेडिएशन, चाहे वो कुत्ता ही आगे क्यों ना हो उसको उड़ा देता है। जहां से हीट आई मतलब लिविंग टिश्यू है और उड़ा दो उसको, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होती है। माइक्रोवेव ओवन्स में आप अपने मुर्गे तो तैयार करते हो। रेडियो एंड टीवी वेव्स तो मैंने पहले ही बोल दिया, अरिजीत सिंह आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। और फिर आप जानते हो, आप सब जानते हो C होता है बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो यहां क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि C इज कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है बच्चे, तो मैं दूसरा एरो बना रहा हूं। याद रखना यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है? अगर यहां फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो बच्चे मैं लिखूं वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो अगर वो क्वेश्चन में चाहे वेवलेंथ वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले तो यही आंसर है। तो ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ कैरी करेगा, और ये सबसे कम वेवलेंथ, और इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और इसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी। ये ऑर्डर है, और इसी स्पेक्ट्रम को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चे। तो स्पेक्ट्रम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें पहले गामा है, फिर एक्सरे है, फिर अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, ठीक है। तो विजिबल लाइट जो है इसमें बाहर निकाला गया, क्योंकि ऑप्टिक्स में पूरा पढ़ते हो, इन दो के बीच में ही लाई करता है। देख लो बीच से उठाया है। फिर आपका जो है रेडियो एंड टीवी वेव्स, माइक्रोवेव जो है ये सारा आ जाएगा। इनका वेवलेंथ का ऑर्डर रेंज जो है ये है, इनका वेवलेंथ मीटर्स में है, और यही फ्रीक्वेंसी का भी यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। बट ये वैल्यूज याद करने में बहुत मुश्किल होते हैं, बच्चे याद नहीं कर पाते। एनसीईआरटी पे इसका चार्ट है, वो ये याद कर सकते हैं किसका इंक्रीज किसका डिक्रीज, बट वैल्यूज याद करना जो है, रीजन याद करना मुश्किल है। और उसी रीजन पे उसने 2022 का जो है नीट का क्वेश्चन पूछा था जो आपको 4 मार्क्स देता। तो मैंने देखा कि इवन जो बड़े बड़े यूट्यूब पे चैनल्स चलती है ना, टीचर्स ने इंटरेक्ट किया उसी टाइम जो है पेपर इंटरेक्ट किया। तो कुछ टीचर्स का मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी से याद करना पड़ेगा कि यहाँ लिस्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एएम रेडियो वेव्स है,
माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड रेडिएशंस है, एक्स रेज है। तो ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा आपको और कोई चारा नहीं है बच्चे, चारा है। अगर आप याद भी नहीं करते तब भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। लॉजिक फिल्ड क्वेश्चन है, ये लॉजिक से किया जा सकता है अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है। कंसेप्ट ये है सर, अभी देख लीजिए लिस्ट 1 में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लिस्ट 2 में वेवलेंथ्स है। तो मुझे बोलो, जो मैंने अभी ये चार्ट बनाया तो मैंने बोला सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो एंड टीवी वेव्स की है, सबसे कम वेवलेंथ गामा रे की है। इतनी नॉलेज लेके आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देख लो एएम एंड रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इस लिस्ट में देखना था वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है। देखो 10⁻⁻10, 10⁻², 10⁻², 10, सबसे ज्यादा वेवलेंथ 10⁻²। तो अब मत था याद करना। तो टीचर को अगर ये चीजें पता है और वो अगर स्टूडेंट को बोलता है तो उसका काम आसान होता है। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो आगे भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो अननेसेसरली जो है पैनिक हो जाता है। तो ये याद रखो आप, एएम वेव्स का इस लिस्ट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ एएम वेव्स को दो, सबसे ज्यादा यही है। उसके पीछे अगर आप लिस्ट में देखोगे माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव्स का इसका दूसरा नंबर होना चाहिए वेवलेंथ ज्यादा। तो दूसरा नंबर यहाँ पे 10⁻⁻2 है, तो माइक्रोवेव्स के साथ 10⁻⁻2 आता। इंफ्रारेड और एक्सरे बचा, इंफ्रारेड का वेवलेंथ जो है इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा जो है वो 10⁻⁻4 है। और खेल खत्म हो चुका है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक्सरे का ये है, उठा के मैच करो और ये हो गया। विदाउट कीपिंग दैट, है ना, अननेसेसरी आप याद करते उससे बेटर है आप लॉजिक से आगे बढ़ा करो। उसके बाद जो है अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें, दैट इज फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये है 2022 का और एक क्वेश्चन जो है उसमें फॉर्मूला पूछा गया था मगर मैंने उसमें न्यूमेरिकल बना दिया और थ्योरी में पीछे पढ़ा दिया। फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर जो है एंड रिलेटिव परमिटिविटी दैट्स एप्सिलॉन आर। तो ये दिया है 1.0 और वो दिया है 1.44। हमसे पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज, तो हमें मीडियम में वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने बोला था ये होता है c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। यही तो था 2022 में फॉर्मूला पूछी थी, 2023 में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, c हो गया बच्चों 3 × 10⁸8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू आर। अगर आप देखोगे वो हो गया 1 इंटू हो गया यहाँ पे 1.44। अब बच्चा बोलता है सर यहाँ कैलकुलेटर नहीं है ना अलाउड, कैलकुलेटर नहीं है तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेटर की, तो आप लिख सकते हो 3 × 10⁸8 डिवाइडेड बाय बच्चों यहाँ हो गया है ये रूट ऑफ 144 × 10⁻²। अब आप ये परफेक्ट स्क्वायर रूट्स है, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स है बच्चे। कैसे, ये हो गया 3 × 10⁸8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 144 दुनिया को पता है 12 है, और रूट ऑफ 10⁻² ये 10⁻1 होता है, 3 4 होता है 12। तो आपका v आ चुका है 1/4 इंटू ये हो गया 10⁻, ये 9 हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा। और हम सब जानते हैं 1/4 होता है बराबर 0.25 × 10⁻4। तो अब आप लिख सकते हो 10⁻9 बच्चे सॉरी, तो आप लिख सकते हो इट इज 2.5 × 10⁻8 शुड बी द राइट आंसर। 2.5 × 10⁻8 पहला ही ऑप्शन आपका चमक रहा है एंड ये हो गया इसका आंसर बच्चे। फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा और न्यूमेरिकल भी। थैंक यू सो मच, वी हैव कंप्लीटेड another chapter of your finishing touch, very important chapter for your entrance EM waves, and our next heading will be electromagnetic induction, and वो मेरा अब दूसरा सेक्शन होगा, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।